जिन स्टूडेंट्स ने अप्रैल अक्टूबर 2025 के एग्जामिनेशन के लिए एडमिशन लिया है क्लास 10-12 में, उन सभी स्टूडेंट्स के टीएमए आ चुके हैं और मैंने सभी टीएमए सॉल्व भी कर दिए हैं। उन सभी टीएमए का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर किसी स्टूडेंट्स ने अपने टीएमए नहीं बनाए हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप उसको बना सकते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज या कॉल आता है कि सर हमारे एग्जाम भी नजदीक आने वाले हैं, कुछ पढ़ाई नहीं हुई है, बुक्स नहीं आई है, तो अब कैसे करें। तो इसका सोल्यूशन मैंने निकाला है कि मैंने मोस्टली सभी सब्जेक्ट्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो निकाल लिए हैं और उनका मैं वीडियो बनाकर अपलोड भी कर रहा हूँ। कुछ सब्जेक्ट तो मैं कर भी चुका हूँ क्लास 10-12 के, और क्लास 10th के अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने क्लास 10th के सोशल साइंस के 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ सोशल साइंस के, और आज का जो हमारा वीडियो है वो सोशल साइंस का ही है, उसका 4th पार्ट है। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में काफी हेल्प मिलने वाली है। जल्दी मैं एक नया वीडियो डालने वाला हूँ, सोशल साइंस के सब्जेक्ट का ही है। उसमें जो आपके मैप्स हैं, मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसमें, कि किस तरीके से मैप हमें भरना है, कौन कौन से मैप्स आएंगे, इससे रिलेटेड वीडियो डालने वाला हूँ कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपके 8 मार्क्स का आएगा, यानी आपके एग्जाम में जो मैप आते हैं वो 8 मार्क्स के आते हैं। तो जल्दी में उसमें डालने वाला हूँ, तो आप जल्दी इन सभी क्वेश्चनों को अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन कर लें। और सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप ना करें, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। मैं किशोर सर अपने यूट्यूब चैनल शारदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका फायदा हो सके और उनको भी एग्जाम में काफी हेल्प मिल सके। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमारे काफी इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम में काफी हेल्प करने वाले हैं। तो आइए देखें, स्क्रीन पर देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे सामाजिक विज्ञान का 4th पार्ट है। इससे पहले मैं 3 पार्ट ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर चुका हूं। तो ये देखिए हमारा जो 4th पार्ट है क्लास 10th के सोशल साइंस का, इसका सब्जेक्ट कोड है 213। इसमें जो पार्ट 4 में दिए गए हैं 4 और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर हैं। इनमें सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको विशेष ध्यान दें और अच्छे से इसको रिवाइज कर लें और इसके कुछ नोट्स बना लें, कॉपी रजिस्टर में इसको नोट डाउन कर लें और टाइम टू टाइम इसको रिवाइज करते रहें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है, मध्यकालीन यूरोप के एक सामंती जमींदार की जीवन शैली का वर्णन कीजिए। तो एक मध्यकालीन जो जमींदार थे उनके जीवन शैली के बारे में बताया गया है कि उस समय के जो जमींदार की जीवन शैली किस तरह की होया करती थी। इसमें कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं। तो पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, गढ़िया किले में निवास। इनका जो निवास स्थान था वो गढ़िया किले में रहा करते थे, रहने का जो स्थान था उनका किले के अंदर ही रहा करते थे और गढ़ी में रहा करते थे। नंबर 2 पे आता है सामाजिक और राजनीतिक भूमिका। जमींदार अपने अधीनस्थ किसान और छोटे जमींदार से कर वसूल करते थे और उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। उनके पास न्यायिक प्रशासनिक अधिकार भी थे और वे अपने क्षेत्र के कानून का पालन कराते थे। इसी प्रकार इसमें 3rd पॉइंट दे रखा है, वैभवशाली जीवन। जमींदार का जीवन वैभव और ऐश्वर्यपूर्ण होता था। उनके पास बड़े बड़े महल, फर्नीचर, कीमती कपड़े, गहने और शानदार घोड़े का संग्रहालय हुआ करता था। यहाँ कहने का अभिप्राय है कि जो जमींदार हुआ करते थे मध्यकालीन के, उनका जीवन स्तर काफी उच्च स्तर का हुआ करता था और पूरे ऐशो आराम की सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक क्रांति द्वारा मजदूर के जीवन में लाए गए परिवर्तनों की परख कीजिए। तो आधुनिक जो क्रांति 18वीं से 19वीं सदी के मजदूर के जीवन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन का जन्म लिया। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप श्रमिकों के कार्य और जीवन के परिस्थितियों में व्यापक बदलाव और निम्नलिखित के माध्यम से इन परिवर्तनों की परख की जा सकती है, जो इस प्रकार हैं। देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को आप अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन कर लें और पॉइंट्स को आपको ब्लैक पेन से लिखना है, अंडरलाइन करना है, और बाकी जो एक्सप्रेशन करनी है आपको पॉइंट्स की वो आपको ब्लू पेन से करना है। तो पॉइंट नंबर 1 देखते हैं, श्रम के प्रकार में परिवर्तन। पॉइंट नंबर 2, कार्य की घंटे में वृद्धि। और पॉइंट नंबर 3, श्रमिकों की स्थिति में गिरावट। और निष्कर्ष जो निकलता है दिया गया है, इसका निष्कर्ष ये भी आपको नोट करना है। सभी क्वेश्चंस इंपोर्टेंट हैं, अच्छे से करें और टाइम टू टाइम इसको रिवाइज भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत में चुनाव के दौरान होने वाली मतदान प्रक्रिया का वर्णन करें कि भारत में जो चुनाव हुआ करते थे उनके मतदान की प्रक्रिया क्या थी। तो उत्तर देख लेते हैं। आइए उत्तर देखते हैं। भारत एक लोकतांत्रात्मक शासन प्रजाति वाला देश है, जहां केंद्र, प्रदेश तथा स्थानीय स्तर पर आए दिन चुनाव होते रहते हैं। इन चुनावों के माध्यम से जनता अपने शासकों का चयन करती है, उस पर नियंत्रण रखती है और उनको वैधता प्रदान करती है। इस तरीके से हमारे देश में चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का आकलन कीजिए। भारत सरकार ने अनुसूचित जातियां एससी और अनुसूचित जनजातियां एसटी के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास किए। इन प्रयासों का उद्देश्य इन समुदायों के सामाजिक और आर्थिक स्तर का सुधारना और उन्हें मुख्य धारा में शामिल करना है। नीचे कुछ प्रमुख प्रयासों का आकलन किया गया है जो इस प्रकार। नंबर 1 पे देखते हैं आरक्षण की नीतियां। नंबर 2 पे आता है विकास योजनाएं बनाना और थर्ड पे आता है स्व सहायता समूह। फोर्थ पे आता है न्यायपालिका और नीतिगत उपाय। 7 पे आता है कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम। ये सभी जो पॉइंट्स है काफी इंपोर्टेंट हैं और इसको आपको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित कृषि की विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए कि हड़प्पा सभ्यता में जो कृषि किस तरीके का होया करती थी, किस तरीके का उसमें कृषि का जो पद्धतियों को अपनाया जाता था वो इसमें बताया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी की सभ्यता से भी जानते हैं, तो इसका उत्तर में भी दिया गया है। सिंधु और पंजाब में प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी में कृषि कार्य अधिक श्रम साध्य नहीं रहा होगा। इसके कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं। देखिए, सिंचाई के लिए संभवतः बांधों का प्रयोग किया गया। नगरों के आसपास भी भूमि में इतना अनाज पैदा होता रहा होगा कि वहां के लोग अपनी जरूरतों के लिए अनाज रख लेने के बाद शेष अनाज इन नगरों के लिए लोगों के लिए भेज सकते थे। इसकी कुछ ये विशेषताएं रही हैं। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। पसंद हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थी। इसमें हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि क्या क्या उसकी विशेषताएं थी। तो आप इनको अच्छे से देख लें और नोट भी करें और उसको पढ़ते भी रहें। ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण। तो उसके बारे में बताया गया कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, किस तरीके से हुआ, इसके बारे में बताया गया है इस क्वेश्चन में। और क्वेश्चन आ सकता है कि जर्मनी के एकीकरण से आप क्या समझते हैं, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, जर्मनी के एकीकरण पर एक टिप्पणी लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप इसका खास ध्यान रखें। क्वेश्चन कोई भी हो, आपको आंसर वही देना है। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। इससे रिलेटेड या इससे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको आंसर यही लिखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। समाज पर आधुनिक क्रांति के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। आधुनिक क्रांति में कृषि और हस्तशिल्प पर आधारित अर्थव्यवस्थाओं को बड़े पैमाने के उद्योग, मशीनीकरण, विनिर्माण और कारखाने प्रणाली पर आधारित अर्थव्यवस्था में बदलाव किया। नई मशीनें, बिजली के नए स्रोत और काम को व्यवस्थित करने के लिए तरीके में मौजूदा उद्योगों को अधिक उत्पादक और कुशल बना दिया है। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों की जांच कीजिए। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके क्या क्या परिणाम रहे, क्या क्या परिणाम हुआ उसका, तो इसमें बताया गया। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देख लें क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। देखिए, राजनीतिक परिणाम रहे, उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। आर्थिक परिणाम है, आर्थिक परिणाम के बारे में भी एक्सप्लेन किया गया है, किस तरीके से उसमें काफी नुकसान हुआ, सामाजिक परिणाम क्या हुए, इन सभी परिणामों को इसमें
बताया गया है। तो आप इन सभी क्वेश्चनों को भी अच्छी तरह से लिख लो और उसको रिवाइज करते रहे। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों की व्याख्या कीजिए। इससे पहले हमने फर्स्ट जो वर्ल्ड वार हुआ उसके बारे में बताया, अब आया सेकंड वर्ल्ड वार, उसके क्या परिणाम हुए उसके बारे में भी हमें विस्तार से लिखना होगा इन सभी क्वेश्चनों में। इसमें देखिए पॉइंट दे रखे हैं कुछ, धन जन की भीषण हानि हुई। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, अमेरिका और सोवियत संघ की शक्ति में वृद्धि हुई। थर्ड पॉइंट दे रखा है, साम्यवाद का तेजी से प्रसार हुआ, जर्मनी का विघटन हुआ। इसका फोर्थ पॉइंट है। और पांचवा इसका दे रखा है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान ही संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं, फासीवाद और नाजीवाद की वृद्धियों के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो इसके कुछ कारण दिए गए हैं, इसमें देखिए इसमें दे रखा है, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक स्थिरता और साम्यवाद का भय, सामाजिक स्थिरता, ये सभी इसके कारण रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थायी बंदोबस्त और महलवारी बंदोबस्त के अंतर बताइए। तो महलवारी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त, इनके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉइंट्स को आप अच्छे से देख लें, टाइम टू टाइम इसको रिवाइज भी करते रहें। भारतीय संविधान के लोगों के लिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। हमारे समाज में विकास के संदर्भ में कर्तव्यों के महत्व को सूचीबद्ध कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन दिखाए गए हैं। देखिए मौलिक कर्तव्यों की सूची जो बताई गई है वो इसमें दिया गया है, इसको एक्सप्लेन किया गया है और अच्छा ढंग से एक्सप्लेन भी किया है। इसकी जो भाषा भी बहुत सरल है, इजी, जो आपको आसानी से समझ में आ सकते हैं, तो आप इसको जरूर कर लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 74वां संविधान संशोधन सन 1992 में हुआ, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, प्रकाश डालिए, उसकी कुछ चर्चा कीजिए। तो उसके बारे में देखिए बताया गया है। तो 1992 में जो संविधान संशोधन हुआ उसके बारे में विस्तार से बताया गया है, तो आप इसको सही से अपनी कॉपी रजिस्टर में नोट डाउन करें। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राम पंचायत के कार्य बताइए। उसके कुछ पॉइंट्स भी दिए गए, देखिए सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करना, गलियों का निर्माण करना, नालियों की व्यवस्था करना, गांव की सफाई, सड़कों की लाइट की देखभाल, स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था करना, पशुधन विकास संबंधी कार्य, ये सभी कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिला परिषद के कार्य बताइए। जिला परिषद के कार्य निम्नलिखित हैं, जैसा कि दिखाया गया है नीचे देखिए, ये इनके कुछ कार्य बताए गए हैं जिला परिषद के, तो आप इसको अच्छे से रीड कर लें। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार आने वाले क्वेश्चन है और कई बार पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन, तो आप इनको कर लें। ये आपके सभी क्वेश्चन 3 से 5 मार्क्स वाले हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन है और इसके बारे में बड़े विस्तार से और सरल भाषा में बताया गया है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको अच्छे से समझ लें और इसको याद कर लें। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट भी हुआ है एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करते हैं, नगर निगम के कार्य बताइए। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि नगर निगम के कार्य क्या है, किस तरीके से वो कार्य करता है। तो चलिए आइए देखते हैं उत्तर को हम लोग। इसका उत्तर है, नगर निगम के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1 पर दे रखा है, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, शहर की सफाई, कूड़ा करकट का निपटारा, अस्पताल और औषधालय का रखरखाव, इस तरीके के सभी कार्य उसमें किए जाते थे। इसका जो सेकंड है हमारा, बिजली और जलापूर्ति। थर्ड में आता है शिक्षा प्राथमिक और फोर्थ पे आता है सार्वजनिक कार्य। 5वां पॉइंट हमारा है विविध कार्य। ये सभी कार्य किए जाते थे जो कि बहुत ही जरूरी थे। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री के कार्य लिखिए कि प्रधानमंत्री कौन कौन से कार्य होते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताइए। आइए उत्तर को हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री के निम्नलिखित कार्य इस प्रकार है, देखिए इसके कुछ कार्य दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है, मंत्रिपरिषद
में अन्य मंत्रियों को नियुक्ति हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा प्रधानमंत्री करता है। आवश्यकता अनुसार वह मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है इसका, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के किसी भी मंत्री से त्यागपत्र की मांग कर सकता है। मंत्री द्वारा त्यागपत्र न देने की अवस्था में वह राष्ट्रपति से संबंधित मंत्री को बर्खास्त करने को कह सकता है। वह राष्ट्रपति का प्रधान सलाहकार होता है। छठे नंबर पर आता है, विदेशों में भारत के राजदूत, राज्यों के राज्यपाल, तीनों सेनाओं के सेनापति, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों आदि की नियुक्ति प्रधानमंत्री के अनुशंसा द्वारा की जाती है। ये सभी इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे इसके जो हमने डिस्कस किए हैं, तो आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से ध्यान से देख लें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए और अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। चलिए उत्तर को हम देख लेते हैं। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। पॉइंट नंबर 1, लोकतंत्र में विश्वास। नंबर 2, शिक्षा। नंबर 3, आर्थिक समानता। नंबर 4, स्थानीय स्वशासन। ये सभी इसके पॉइंट्स हैं और आप इसको अच्छे से देख ले, सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में इसमें विस्तार से बताया गया है और सभी पॉइंट्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको सभी को अच्छे से कर लें। ये देखिए सभी क्वेश्चंस हैं। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय कृषि की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो भारत में जो कृषि है उसकी कौन सी 5 विशेषताएं हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत की कृषि की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। नंबर 1 पर आता है खाद्यान्न की प्रधानता। नंबर 2 पर आता है फसलों की विविधता, कृषि का पुराना ढंग। चौथे पर आता है कृषि मानसून का जुआ, उत्पादन कम होना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वाणिज्य कृषि की 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इनकी भी कुछ विशेषताएं दी गई है। देखिए वह हमारी एक विशेषता हो चुकी है, ये सेकंड विशेषता, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये 5th विशेषता है। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इनको अच्छे से कर ले, ये एग्जाम में आपकी काफी हेल्प करने वाले हैं। इस प्रकार हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और सभी स्टूडेंट से एक बात और कहना चाहूंगा कि सभी क्वेश्चनों को आप टाइम टू टाइम रिवाइज भी करते रहें और उसको लिख लिख कर भी देखते रहें, इससे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। और वीडियो को पूरा देखें, सभी क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करें। ये हमारे एसएसटी के जो भी सोशल साइंस है क्लास 10th के 4 के 4 हमारे जो पार्ट है कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि और भी मैं जो वीडियो डालने वाला हूं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका फायदा हो सके। तो जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।